तो जय हिंद मित्रों, मैं कुमार यशवंत आप सभी का वेलकम करता हूं उपकार 99 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने कल आन सातवाहन राजवंश के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि सातवाहन राजवंश का विघटन होने के पश्चात कई छोटी छोटी शक्तियों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक नए राजवंश का निर्माण किया या नए राजवंश की स्थापना की। तो हम इसी क्रम में देखेंगे वाकाटक राजवंश, इक्ष्वाकु राजवंश और आभीर राजवंश। हम बात करें वाकाटक राजवंश की, तो इस वंश के सभी शासक शैव मतावलंबी थे, अर्थात शैव धर्म को मानने वाले थे और इन्होंने करीब 200 वर्षों तक शासन किया। और जो अजंता में गुफाएं हैं, तो गुफा नंबर 9 और 10 का संबंध भी हमें वाकाटक राजवंश से देखने को मिलता है। गुफा नंबर 9 और 10 का संबंध वाकाटक राजवंश से है, जो अजंता में गुफाएं हैं। और इस वंश के संस्थापक हैं बिंद शक्ति, जबकि वास्तविक संस्थापक माने गए हैं प्रवरसेन प्रथम। तो प्रवरसेन प्रथम वास्तविक संस्थापक हैं और इनकी राजधानी हमें प्रवरपुर देखने को मिलती है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है। और इनका राजकीय चिन्ह में गंगा देखने को मिलता है। पूछा जाए वाकाटक राजवंश का राजकीय चिन्ह, तो गंगा है। हम बात करें प्रमुख शासकों में, तो पहले आते हैं बिंद शक्ति, जो कि संस्थापक हैं, अभी हमने देखा। और प्रवरसेन, जो कि वास्तविक संस्थापक हैं। और हमें प्रवरसेन के संबंध में जानकारी मिलती है कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। अश्वमेध यज्ञ हमने कल देखा था कि यह साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता था। आप इसको 3 बातें याद रखेंगे कि ये वास्तविक संस्थापक हैं वाकाटक राजवंश के, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ भी करवाया था। प्रवरसेन के पश्चात हमें एक शासक का नाम मिलता है रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय का के बारे में हम देखें तो इनका विवाह होता है प्रभावती गुप्त से। ये वही प्रभावती गुप्त हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री। तो ये प्रभावती गुप्त से इनका विवाह होता है और इनके पिता का नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये वही विक्रमादित्य हैं उज्जैन वाले, जिनके दरबार में कालिदास रहते थे। कौन रहते थे? तो कालिदास रहते थे इनके दरबार में। तो रुद्रसेन द्वितीय का विवाह होता है प्रभावती गुप्त से और प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है। और ये वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में कालिदास निवास किया करते थे, या 9 रत्नों में से शामिल थे कालिदास। हम देखते हैं कि रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त की एक संतान भी है, जिसको प्रवरसेन कहा जाता था। तो नेक्स्ट शासक हुए हैं प्रवरसेन द्वितीय। माना जाता है कि इनके नाना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनके दरबार में कालिदास को भेजा और कालिदास प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में आते हैं। और जो प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की थी, तो कालिदास ने इस सेतुबंध में कुछ संशोधन भी किए थे। और हम देखें तो प्रवरसेन द्वितीय एकमात्र ऐसे शासक हैं वाकाटक वंश के जिसके सर्वाधिक अभिलेख निर्गत होते हैं। पूछा जाए कि वाकाटक राजवंश में सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त होते हैं किस शासक के, तो प्रवरसेन द्वितीय के। और इन्होंने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की भी रचना की है। और इस सेतुबंध से हमें लंका विजय की जानकारी प्राप्त होती है। किस विजय की? तो लंका विजय की जानकारी भी प्राप्त होती है सेतुबंध से। और चंद्रगुप्त विक्रमा नाम मिलता है। माना जाता है कि पृथ्वीसेन वाकाटकों की मूल शाखा का अंतिम शासक था। इसके पश्चात वाकाटक का विभाजन हो जाएगा 2 शाखाओं में। तो हम देखते हैं प्रवरसेन वाकाटकों की मूल शाखा का अंतिम शासक था। और पृथ्वीसेन के पश्चात वाकाटकों की 2 शाखाएं निर्मित हो जाएंगी। महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखेंगे। एक शाखा का नाम हमें मिलता है वत्स गुल्म वंश। क्या दोस्तों? तो वत्स गुल्म वंश। और इस शाखा के जो संस्थापक हैं, तो उनका नाम मिलता है सर्वसेन, और जिन्होंने प्राकृत भाषा में हरि विजय की रचना की। किसकी रचना की? तो हरि विजय की रचना की प्राकृत भाषा में। हरि विजय की रचना की प्राकृत भाषा में। तो हम वाकाटकों के संबंध में इतनी जानकारी याद रखेंगे कि ये सभी शासक शैव मतावलंबी थे, करीब 200 वर्षों तक शासन किया। और अजंता नंबर 9-10 का संबंध भी वाकाटक राजवंश से देखने को मिलता है।
हम सरिसर तौर पे देखें तो संस्थापक है बिंद शक्ति, वास्तविक संस्थापक प्रवर सेन प्रथम देखने को मिलते हैं। और इनकी राजधानी हमें नागपुर देखने को मिलती है। नागपुर में भी कहाँ, तो प्रवरपुर। और राजकीय चिन्ह में गंगा देखने को भी मिलता है। तो हम शासकों में बात करें तो बिंद शक्ति संस्थापक हैं और प्रवर सेन प्रथम वास्तविक संस्थापक हैं। और नेक्स्ट शासक हुए हैं प्रवर सेन के पश्चात रुद्रसेन द्वितीय, जिनका विवाह होता है प्रभावती गुप्त से। और प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री हैं। और इस हिसाब से प्रवर सेन द्वितीय के नाना हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो हम वाकाटक के संबंध में इतनी जानकारी याद रखेंगे। नेक्स्ट हमें देखना है आभीर वंश, जो कि महत्वपूर्ण है, छोटा राजवंश है और इस संबंध में हमें कम ही जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि इसके संस्थापक ईश्वर सेन थे और ये राजवंश करीब चौथी शताब्दी तक या चौथी सदी तक शासन किया था इसने। और ईश्वर सेन ने एक सम्मत जारी किया था जिसको कलचुरी चेदी सम्मत भी कहा जाता है। और इसका प्रारंभ 248 या 249 ईस्वी को माना जाता है। तो हम आभीर वंश के संबंध में तीन जानकारी याद रखेंगे मुख्यतः कि संस्थापक ईश्वर सेन है और यह राजवंश करीब चौथी सदी तक शासन किया। और ईश्वर सेन ने कलचुरी चेदी सम्मत भी जारी किया जो कि 248 या 249 एडी का है। हम देखें नेक्स्ट राजवंश, तो संस्थापक है इनके कदम वंश देखेंगे हम अगला। तो कदम वंश के संस्थापक हैं मयूर शर्मन और इन्होंने अपनी राजधानी बनवासी को बनाया। किसको, तो राजधानी क्या थी, बनवासी। और संस्थापक क्या हैं, तो मयूर शर्मन। हमें आगे देखें तो वातापी या वादामी के चालुक शासक हैं पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने इस राजवंश का अंत कर दिया, अर्थात इनको पराजित किया और ये राजवंश समाप्त हो गया। तो हम कदम वंश के संबंध में मुख्यतः तीन बातें याद रखेंगे कि संस्थापक मयूर शर्मन है और राजधानी इनकी हमें बनवासी देखने को मिलती है। और इस राजवंश का जो अंत है वातापी या वादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे चालुक्य शासकों के बारे में। तो चालुक्यों की कितनी शाखाएं हैं, तो हमें एक शाखा देखने को मिलती है वादामी या वातापी। के बारे में देखें तो ये सातवाहनों के सामंत थे। मतलब क्या हुआ, सामंत थे कि इन्होंने सातवाहन राजवंश के अधीन या सातवाहन शासकों के अधीन काम किया होगा इन्होंने। और ये मुख्यतः ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। इक्ष्वाकु राजवंश के जो शासक हैं वो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इनकी रानियों का झुकाव हमें बौद्ध धर्म की ओर देखने को मिलता है। रानियों का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर था और ये इनके शासकों का झुकाव ब्राह्मण धर्म की ओर था। हम देखते हैं कि इन्होंने तीसरी शताब्दी तक शासन किया। कब, तो तीसरी शताब्दी तक शासन किया। और इसके पश्चात कांची के पल्लव शासकों ने इक्ष्वाकु राजवंश का अंत कर दिया। शांतमूल जो कि इक्ष्वाकु राजवंश के संस्थापक हुए हैं। श्री शांतमूल के पश्चात हमें नाम मिलता है वीर पुरुष दत्त का। और माना जाता है कि वीर पुरुष दत्त ने राजधानी नागार्जुनी कोंडा में एक स्तूप भी बनवाया। तो हमें इक्ष्वाकु वंश की राजधानी क्या देखने को मिलती है, तो नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंडा। तो वीर पुरुष दत्त ने नागार्जुनी कोंडा में स्तूप भी बनवाया। दोस्तों ये दक्षिण भारत का वही स्थान है जहां पर सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ईंट से मंदिरों का निर्माण किया गया था। ईंट से मंदिरों का निर्माण हुआ, सर्वप्रथम यहीं पर हुआ ईंट से मंदिरों का निर्माण दक्षिण भारत में, तो नागार्जुनी कोंडा में। हम देखते हैं नेक्स्ट शासक श्री शांतमूल द्वितीय। और इसके पश्चात कांची के पल्लवों ने अधिकार स्थापित कर लिया और इस राजवंश का भी अंत हो जाता है। हमें नेक्स्ट देखना है कलिंग का चेदी वंश। चेदी वंश कलिंग कहाँ है, तो कलिंग उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। हम देखते हैं कि इस वंश का जो संस्थापक है महामेधवाहन हुए हैं। पूछता है, महत्वपूर्ण है, महामेधवाहन इस वंश के संस्थापक हैं। और जो कि जबकि सबसे प्रतापी शासक देखने को मिलते हैं कलिंग के या कलिंग के चेदी वंश में, तो खारवेल हैं। ये वही खारवेल हैं जिनका हमें हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। तो खारवेल का हमें हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें उड़ीसा में एक जिला है पुरी। क्या दोस्तों, तो उड़ीसा में एक जिला है पुरी और उदयगिरी की पहाड़ियां हैं पुरी जिला में ही। तो यहाँ से हमें हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। तो पहली बात तो ये कि हाथी गुम्फा अभिलेख
हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो उड़ीसा का एक जिला है पुरी, और पुरी के पास उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। तो हमें उदयगिरी की पहाड़ियों से हाथी गुम्फा अभिलेख की प्राप्ति होती है। और यह अभिलेख जो है इसकी भाषा प्राकृत है, और जबकि लिपि क्या है तो ब्राह्मी है, और खोज हुई थी इसकी 1825 ईस्वी में। तो हमें खारवेल के संबंध में जो जानकारी है वह मुख्यतः हाथी गुम्फा अभिलेख से ही प्राप्त होती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जानकारी का कैसा सोर्स है, तो ये अभिलेखी साक्ष्य है या पुरातात्विक स्रोत है। तो क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो हमें उल्लेख मिलता है कि महापद्म नंद के द्वारा जो तिनसुलिया नहर उड़ीसा में बनवाई गई थी, तो तिनसुलिया नहर का विस्तार कलिंग तक किया। किसने किया, तो खारवेल ने किया। तो तिनसुलिया नहर, इसका निर्माण महापद्म नंद ने करवाया था, महापद्म नंद के द्वारा करवाया गया था। और ये महापद्म नंद कौन है, तो नंद वंश के शासक हैं। तो इन्होंने तिनसुलिया नहर का जो निर्माण करवाया था कलिंग में, तो इस नहर का विस्तार कलिंग तक किया किसने, तो खारवेल ने किया। और ये जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे देखें तो खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्य याद रखेंगे, चेर, चोल और पांड्य को पराजित भी किया। और खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर भी आक्रमण करता है खारवेल। और जो महापद्म नंद हैं, जो कलिंग से जिनसेन की प्रतिमा को उठाकर पाटलिपुत्र ले गए थे, तो खारवेल ने अपने शासन के 12वें वर्ष मगध पर आक्रमण किया और जिनसेन की प्रतिमा को पुनः कलिंग लेकर आया। तो हमें ये जानकारी भी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख भी हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य भी माना जाता है। जैन धर्म से संबंधित क्यों, ये हैं जिनसेन, जो कि जैन तीर्थंकर है। तो इससे ये जैन धर्म से संबंधित अभिलेख है। कैसा अभिलेख है, तो जैन धर्म से संबंधित अभिलेख है। जिनसेन क्या है, तो ये 24 तीर्थंकरों में से एक तीर्थंकर हुए हैं जिनसेन। तो इसलिए ये जैन धर्म से संबंधित अभिलेख माना जाता है। एक वंश, तो इस वंश का अस्तित्व या स्थापना जो होती है वो उड़ीसा में होती है। उड़ीसा में भी कहाँ, तो कलिंग में एक जगह है, कलिंग उड़ीसा में। और इस वंश के संस्थापक हैं महामेघवाहन, और जबकि प्रतापी शासक हुए हैं खारवेल, जो कि में जानकारी मुख्यतः उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में एक जिला है पुरी, और पुरी के पास है उदयगिरी की पहाड़ियां। तो हमें उदयगिरी की पहाड़ियों से हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त होता है। और यह मुख्यतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, और इसकी खोज 1825 में होती है। अब क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो खारवेल ने तिनसुलिया नहर का विस्तार कलिंग तक करवाया, जबकि तिनसुलिया नहर का निर्माण नंद शासक महापद्म नंद ने उड़ीसा में करवाया था। और ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राजवंश चेर, चोल और पांडवों को पराजित किया, और अपने शासनकाल के 12वें वर्ष मगध पर भी आक्रमण करता है, और जिनसेन की प्रतिमा को पुनः कलिंग लेकर आता है। और इसी अभिलेख में हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख प्राप्त होता है। और यह जैन धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य भी माना जाता है। तो ये था दोस्तों कलिंग का चेदी वंश। एक बार